नमस्कार साथियों। एमसीक्यू सीरीज की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी कहानी जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं, उस एमसीक्यू सीरीज को। इसमें अगला प्रश्न है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो जगपति की बीमारी और उपजी बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजा निर्वंशिया, नीली झील, सफ़ेद तितलियां और सीने का दर्द। यह जो बात है, कहानी है, यह है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया है वो कमलेश्वर की कहानी है। इस कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जो दोहरा कथानक या जो समानांतर कथानक है उसका प्रयोग हुआ है। इस कहानी में जो दोहरा या जो समानांतर कथानक है उसका प्रयोग हुआ है। दोहरा या समानांतर कथानक। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इस कहानी में जो दो कथाएं हैं वो साथ साथ चलती है। एक है वो आधुनिक कथा है, जो राजा जो जगपति और जो चंदा है तो उनकी जो विषमताएं हैं या उनकी जो कर्ज की समस्या है या जो गरीबी की समस्या उस पर है। और एक इसमें चलती है राजा निर्वंशिया की कथा। इस तरीके से इसमें राजा जगपति, सॉरी ये राजा जगपति नहीं है, जगपति और चंदा और चंदा और राजा निर्वंशिया की कथा। और जो राजा निर्वंशिया की कथा। यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ भी है कि किस कहानी में जो दोहरा या जो समानांतर कथानक है उसका जो उपयोग है या प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए। ईदगाह कहानी है वो प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि 1933 में जो चांद पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। यह जो मानसरोवर के जो पहले भाग है उसमें यह कहानी संकलित हुई है। तो ईदगाह कहानी है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 और साथ में है चांद पत्रिका। अब देखते हैं इस प्रेमचंद की जो कहानी है उसमें जो व्यक्त हुए हैं वो है सांप्रदायिक सोमनस्थ। तो ये जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। बाल मनोविज्ञान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है। जैसे जो बालक हामिद है उसका जो मनोविज्ञान है, उसका जो चित्रण है वो शानदार तरीके से इस कहानी में हुआ। तो बाल मनोविज्ञान सही है। मातृवात्सल्य भी इस कहानी में नजर आता है। राजनीतिक चेतना का उल्लेख इस कहानी में बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से ईदगाह कहानी में जो व्यक्त हुआ है वो है बी और सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी और सी 4। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। भोलाराम का जो जीव है वो हरिशंकर परसाई की एक महत्वपूर्ण कहानी है। भोलाराम का जीव कहानी के विषय, ये भ्रष्टाचार की पक्ष धरता। तो इस कहानी में भ्रष्टाचार की पक्ष ना लेके इसमें जो भ्रष्टाचार है, जो व्यंग है, उस पर व्यंग किया गया कि जो सरकारी तंत्र में किस तरीके से जो व्यंग है उस तरीके से किया गया। तो व्यंग है, इसमें पक्षधरता तो है ही नहीं है। फिर है भ्रष्टाचार का अनावरण। यह कहानी है बिल्कुल भ्रष्टाचार का अनावरण करती है कि किस तरीके से हमारा जो सरकारी कामकाज और जो सरकारी कार्यालय है उसमें जो अफसर हैं वो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो अपनी जेब है वो गर्म करते हैं और आम जनता है वो कितना त्रस्त होती है। तो भ्रष्टाचार का अनावरण है। सदाचरण का जो निषेध है वो इस कहानी में नहीं है।
तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर है सरकारी कार्यालयों में व्यक्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, ये बिल्कुल सही है। जो सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें जो व्यक्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर होगा बी और डी। हरिशंकर परसाई हैं वो हिंदी के एक महत्वपूर्ण जो व्यंग्यकार हैं वो रहे हैं। इनकी अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की या कृतियों की अगर उल्लेख करें तो उनमें एक है सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, फिर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन इत्यादि हैं जो उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का भी संपादन किया था। का संपादन भी किया था। इन्होंने जबलपुर से वसुधा जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया था। इनके समानांतर ही एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार और हुए हैं, वो हैं शरद जोशी, शरद जोशी। हरिशंकर परसाई जो शरद जोशी का जो लेखन कर्म है वो साथ साथ ही चलता है और ये भी महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हुए हैं। शरद जोशी के जो व्यंग है वो नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम के नाम से छपते थे। नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम, नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम के नाम से इनके व्यंग हैं वो प्रकाशित होते थे। और इनकी ये रचना भी है परिक्रमा। इनके अलग अलग कृतियों की चर्चा करें तो वो हंसते हैं, रोते हैं, नदी में खड़ा कवि, जीप पर सवार इल्लियाँ इत्यादि, अतिथि तुम कब जाओगे, एक था गधा, अंधों का हाथी इत्यादि इनकी जो महत्वपूर्ण है वो व्यंग्य कृतियाँ हैं। इस तरीके से जो हरिशंकर परसाई और शरद जोशी पर भी हमने थोड़ी संक्षिप्त सी चर्चा कर ली है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजा जो निर्वंशीय कहानी है उसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो महेश पांडे हैं वो राजा निर्वंशीय कहानी के पात्र नहीं है। बच्चन सिंह हैं वो राजा निर्वंशीय कहानी के पात्र हैं, सही है ये। सरदारी लाल हैं वो भी राजा निर्वंशीय जो कहानी है उसके पात्र नहीं है। और जगपति और चंदा ये तो महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी के, तो ये भी पात्र हैं। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और डी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में 3 ही कहानी लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसके अलावा जो कछुआ धर्म है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित महत्वपूर्ण निबंध है, ये कहानी नहीं है। इसके अलावा इनका एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध है मारेसो मुहु कुंठाव। मारेसो मुहु कुंठाव इनका एक अन्य महत्वपूर्ण निबंध है, कछुआ धर्म और मारेसो मुहु कुंठाव। और इन्होंने जो समालोचन जो पत्रिका है उसका भी संपादन का जो कार्य है वो किया था। इस तरीके से इनकी 3 कहानियां, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन और कछुआ धर्म और मारेसो मुहु कुंठाव इनकी निबंध है। और समालोचन पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन का कार्य भी किया था। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है, सही है। दूसरी दुनिया ये भी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। पिछली गर्मियों में ये भी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। फिर है बादलों के घेरे में, घेरे में ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी ना हो गई, ये कृष्णा सूबजी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी की जो लेखक हैं वो है कृष्णा सूबजी। कृष्णा सूबती हैं वो नई कहानी जो आंदोलन है उसकी जो महत्वपूर्ण लेखिका हैं वो है। जिस तरीके से नई कहानी आंदोलनों में हमने इससे पिछली चर्चा में तिरई की बात की थी, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, उसी प्रकार जो नई कहानी आंदोलन है उसमें 3 महिला तिरई हैं।
उनमें एक है कृष्ण सूक्ति, अन्य है मनु भंडारी, और तीसरी है ऊषा प्रियबंदा। ये नई कहानी आंदोलन की महिला तिरई के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णा सूक्ति की जो कहानी है वो है बादलों के घेरे में। इसके अलावा इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वो है डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी और जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, जो मनु भंडारी हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, वो है यही सच है। इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वो बड़े महत्वपूर्ण है। वो है एक इंच मुस्कान, जो कि उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ में लिखा था। इसके अलावा आपका बंटी है, वो बाल मनोविज्ञान पर सबसे महत्वपूर्ण जो उपन्यास है वो है। और इसके अलावा ये को लिखा था उन्होंने महाभोज। आपका बंटी और महाभोज। इसके अलावा उन्होंने एक अपनी आत्मकथ्य भी लिखी थी, एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अमृतसर आ गया, चीप की दावत, चीप की दावत और पिता। फिर है वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व, देश का विभाजन और देश प्रेम। तो जो दुनिया का जो सबसे अनमोल रत्न है वो है देश प्रेम पर आधारित कहानी है। तत्पश्चात अमृतसर आ गया, यह 20वीं सानी की कहानी है और इसमें जो देश का जो विभाजन है उसकी जो त्रासदी है और जो सांप्रदायिकता है उसका उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात चीप की दावत, यह 20वीं सानी की कहानी है और इसमें जो वृद्धों की जो उपेक्षा है उसका जिक्र है। फिर है पिता कहानी, ये ज्ञान रंजन की कहानी है। इसमें सुधीर और उसके पिता के माध्यम से जो पीढ़ी संघर्ष है उसको चित्रित किया गया है। तो पिता कहानी में पुरानी और जो नई पीढ़ी का जो द्वंद्व है वो नजर आता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 का 4th, ये एक ही ऑप्शन है, और सेकंड का 3rd, थर्ड का 1st और 4th का 2nd। ये आसान सा प्रश्न था। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आकाशदीप, तर्क का तूफान, इंद्रजाल और पाजेब। तो जो आकाशदीप है वो जयशंकर प्रसाद है। तर्क का तूफान है वो यशपाल। इंद्रजाल है वो भी जयशंकर प्रसाद। और जो पाजेब है वो है जैनेन्द्र। अगर हम कालक्रम के अनुसार भी देखें ना इसमें, तो जयशंकर प्रसाद का जो कालक्रम है वो पहले आता है, तत्पश्चात जैनेन्द्र और फिर आते हैं यशपाल। अब जयशंकर प्रसाद की भी हमारे में पास 2 ऑप्शन है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कहानी जो क्रम है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इस तरीके से आकाशदीप है वो पहले आएगा, आकाशदीप 2 ऑप्शन है। फिर इंद्रजाल है तो सी। फिर हमारे पास आएंगे जैनेन्द्र, पाजेब और फिर है यशपाल। ए, सी, डी और बी। इस तरीके से हमारे ये ऑप्शन है 3rd। यशपाल है वो एक प्रमुख कहानीकार और कथाकार रहे हैं। इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, एक है दिव्या और है झूठा सच। यशपाल के अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो वो है झूठा सच, जो कि 2 भागों में है। झूठा सच भाग 1, 2 और फिर है एक और है इनका दिव्या।
तो इस तरीके से जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र के अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें सुखदा है, विवर्त है, सुनीता है और त्यागपत्र इत्यादि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं, तो जो सोजे वतन है वो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। सोजे वतन है वो प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1908 है। और इसमें है जो 5 कहानियां हैं वो संकलित हैं, 5 कहानियां। पांच कहानियां हैं और इन पांचों कहानियों में जो देशभक्ति, जो देश प्रेम की भावना है ना, उसको चित्रित किया गया था। इसी के कारण इसे ब्रिटिश सरकार ने इस पर पाबंदी भी लगा दी थी और इसको जब्त भी कर लिया था, सोजेवदन संग्रह को, प्रेमचंद की कहानी संग्रह को। तो इस संग्रह की अगर कहानियों की चर्चा करेंगे तो उसमें यही मेरा वतन है, ये है, आहुति नहीं है इसमें, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम है, और जुलूस भी इसमें नहीं है। इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड है वो हमारा आंसर होगा, ए और सी। इसके अलावा इस कहानी संग्रह में एक और महत्वपूर्ण कहानी है, वो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये सोजे वतन में ही है, का सबसे अनमोल रत्न। अगला प्रश्न है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो एक किस कहानी के संदर्भ में है? एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संबदिया और ठाकुर का कुआं। ये जो उल्लेख है वो एक टोकरी भर मिट्टी के संदर्भ में है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की जो पहली कहानी है उसका भी दर्जा प्राप्त है, और आम सहमति है कि जो हिंदी की जो पहली कहानी है वो एक टोकरी भर मिट्टी ही है। इसके जो लेखक हैं वो है माधवराव सप्रे, और 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। मित्र पत्रिका में भी ये प्रकाशित हुई थी। पूस की रात है वो प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है, और इसके अलावा ये ठाकुर का कुआं है, ये भी प्रेमचंद की कहानी है। ये जो पूस की रात कहानी है उसमें जो एक अलखू जो किसान है उसके माध्यम से जो किसानों की दुर्दशा है उसको इस कहानी में चित्रित किया गया है पूस की रात में। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ईदगाह कहानी में मोहसिन है वो मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? ईदगाह कहानी में जो विभिन्न बच्चे और बालक होते हैं वो मेले में जाते हैं तो विभिन्न जो खिलौने होते हैं उनको खरीदते हैं, तो उन्हीं का उल्लेख है वो इसमें आया है कि जो वो बालक हैं वो क्या क्या खिलौने खरीदते हैं। तो जो वकील है, वकील को खरीदता है नूरे, नूरे। सिपाही है उसको खरीदता है महमूद, महमूद। जो खंजड़ी है उसको खरीदता है सम्मी। फिर लास्ट ऑप्शन है जो भिश्ती है उसको खरीदता है मोहसिन। इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है कि जो मोहसिन तो मेले से भिश्ती खरीदता है, खंजड़ी कौन खरीदता है, सिपाही कौन खरीदता है, और वकील है वो कौन खरीदता है? तो वकील है, वकील को खरीदता है नूरे, सिपाही को खरीदता है महमूद, खंजड़ी को खरीदता है समी, और भिश्ती को खरीदता है मोहसिन। लाल पान की जो बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है? चंपिया, जंगी की पतोही, लरेना की बीवी, और राधे की बेटी सुनरी। तो जो लाल पान की जो बेगम है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानी है, और इस कहानी का जो कहानी संग्रह वो है ठुमरी। ये जो कहानी है, जो जो संपूर्ण जो कथानक है वो बलरामपुर का जो नाच देखने के अंतर्गत है उसके अंतर्गत रचा गया है। गाड़ी द्वारा
बलरामपुर का नाच देखने उसकी इर्द गिर्द इस कहानी में आपको नारी स्वतंत्रता है उसका भी उल्लेख नजर आएगा। इस कहानी में आंचलिकता का पुट मौजूद है। आंचलिक तत्व या आंचलिकता। और इसमें जो लाल पानी की बेगम है वो होती है बिरजू की माँ। बिरजू की जो माँ है उसी को इसमें लाल पानी की जो बेगम है उसके रूप में संबोधित किया जाता है। ये इस कहानी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरीके से जो कहानी में माँ की संबोधित करती है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा जंगी की पतोही। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे है वो टीसन वाली कहकर संबोधित करती है तो वो है जंगी की पतोही। अगला प्रश्न है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ था ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपरोक्त कथन किसने किससे कहा? तो जो सिक्का बदल गया है वो कहानी है कृष्णा सोबती की। और इसका जो कहानी संग्रह है वो है बादलों के घेरे। बादलों के घेरे में। और ये इस जो कहानी है उसका जो मूल कथ्य है वो जो आज़ादी के बाद जो सांप्रदायिकता होती है और जो भारत विभाजन की जो घटना होती है उस पर आधारित है। भारत विभाजन के बाद सांप्रदायिक पृष्ठभूमि। विभाजन के बाद सांप्रदायिकता पर इसका जो मूल कथ्य है वो आधारित है। तो यह जो कथन है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपरोक्त कथन किसने किससे कहा? तो इसका जो आंसर वो पहला ही सही है। नवाब बीवी ने साहनी से ये कहा था। इसके अलावा शेरा और हुसैना, साहनी और दाऊद खां और लहा बीबी और साहनी ये जो सभी हैं वो सिक्का बदल गया जो कहानी है उसके पात्र है। तीसरा कसम है उस जो कहानी है उसके जो पात्र हैं वो कौन कौन है? तो इस कहानी की जो पात्र है तीसरी कसम है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित महत्वपूर्ण कहानी और इस कहानी का जो संग्रह है वो है ठुमरी। इस कहानी में अगर पात्र इसमें आंचलिकता का पुट नजर आएगा और इस कहानी के पात्र है एक तो हीरामन और हीराबाई दो प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा इस कहानी में जो अन्य पात्र हैं या जो गाड़ीवान है वो आए हुए हैं। इसके अलावा इसमें मथुरा मोहन और जो रतौना कंपनी है उसका भी उल्लेख किया गया है और आंचलिकता का पुट भी इस कहानी में नजर आता है। तो इसका जो आंसर होगा लाल मोहर है वो इस कहानी का पात्र है, सही है। पलटदास भी है। ये जो महेश्वर है वो इस कहानी का पात्र ना होके वो कहानी का पात्र है गैगरी। या रोज। मालती और महेश्वर हैं वो गैगरीन या जो रोज कहानी है अज्ञा के द्वारा रचित है उस कहानी के प्रमुख पात्र है। धुन्नीदास है वो भी नहीं है और बेगू पटवारी ये है। इस तरीके से ए बी और डी आंसर होगा हमारा तीसरा। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र है। महेश्वर और जो मालती है वो तो अज्ञा द्वारा रचित गैगरीन या रोज कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं। ये जो तीनों हैं वो इस कहानी के अन्य पात्र हैं हीरामन और हीराबाई के साथ में। अगला प्रश्न है, गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो जो अज्ञा द्वारा रचित जो गैगरीन कहानी है वो पहले जो संस्करण वो गैगरीन के नाम से प्रकाशित हुई, फिर उसके बाद उन्होंने इसको नाम परिवर्तित करके रोज कर दिया था। इस कहानी को अगर रोज भी है तो ये इस कहानी का अन्य नाम है रोज। अज्ञा की रोजगार अज्ञा
गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में पिता पुत्र के जो संघर्ष है उसका चित्रण, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पिता पुत्र का जो संघर्ष है वो ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, उसमें चित्रित किया गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये पिता कहानी है उसमें उल्लेख आता है इसका, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने मालती और माहेश्वर की जो जीवन है या नीरसता है उसके माध्यम से बड़ा ही व्यंग किया और निम्न मध्यवर्गीय जीवन की जो विषमता है उसको चित्रित करने में उनको सफलता मिली है। इसके अलावा इस कहानी को जो नई कहानी आंदोलन है उसकी पूर्व पीठिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है, गैगरीन या रोज कहानी को। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रिश्ता को चित्रित किया है, बिल्कुल एक कथन सही है, ये मालती और माहेश्वर के माध्यम से इसमें चित्रित भी किया गया है। मालती और माहेश्वर। फिर इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पूर्व दीप्ति शैली का जो प्रयोग है आपको दो कहानियों में नजर आएगा। एक कहानी है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसमें पूर्व दीप्ति शैली जो फ्लैशबैक शैली है उसका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा एक है कोसी का घटवार शेखर जोशी का, उसमें भी इसका उल्लेख आता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पूर्व दीप्ति जो शैली है उसका जो प्रयोग वो किन किन कहानियों में हुआ है, तो वो एक है शेखर जोशी की कोसी का घटवार और दूसरी है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। फिर है गैगरीन के रोगियों के अक्सर पैर कट जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सी और ई। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो होगा बी। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये कहानियों के पात्र हैं और कहानियां हैं, ये बाद में किरण है, लक्ष्मा, अनीता और सामनाथ, राही, कानों में कंगना और चीप की दावत, कोसी का गढ़वार। तो जो किरण है वो कहानी की जो पात्र है वो है कानों में कंगना, क्योंकि जो कानों में कंगना जो कहानी है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रमुख कहानी है और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है एक तो किरण, नरेंद्र और योगेश्वर। तो इस तरीके से किरण जो कहानी की पात्र है वो है कानों में कंगना और इस कहानी की लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह। दूसरा है लक्ष्मा। लक्ष्मा है वो कोसी का घटवार, लक्ष्मा और गोसाई है वो कोसी का जो घटवार है उस कहानी के प्रमुख पात्र है। थर्ड ऑप्शन है अनीता। अनीता है वो है राही कहानी, अनीता है वो है राही कहानी की है वो प्रमुख पात्र है, तो अनीता है वो राही कहानी की है वो प्रमुख पात्र है। अनीता है वो राही कहानी की प्रमुख पात्र है, कहानी की है वो प्रमुख पात्र है। और जो सामनाथ है वो है चीप की दावत। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा किरण, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है तो यहीं से हमारा इसका आंसर सही होगा। अब इन कहानियों की थोड़ी सामान्य चर्चा कर लेते हैं। तो जो किरण और जो नरेंद्र योगेश्वर हैं वो कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं। तत्पश्चात जो लक्ष्मण और गोसाई है वो कोसी का गढ़वार, जो अनीता है वो राही कहानी है और इसमें जो मंगरोड़ जाति की जो राही है उसके माध्यम से जो जीवन की जो विसंगति है या जो देशभक्ति पर जो व्यंग है उसको चित्रित किया गया है। और जो राही कहानी है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनके तीन ही कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र। और इनके अगर काव्य संग्रहों की चर्चा करें तो वो है मुकुल और त्रिधारा। वो है मुकुल, दो इनके काव्य संग्रह मुकुल और त्रिधारा। और इन कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र। सामनाथ है वो चीप की दावत है उस कहानी का पात्र है। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है,
नई कहानी संदर्भ और प्रकृति जो पुस्तक है उसके जो संपादक हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, देवी शंकर अवस्थी और भैरव प्रसाद गुप्त। तो नामवर सिंह ने नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक ना लिख के उन्होंने कहानी लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, कहानी नई कहानी। ये इनकी पुस्तक है महत्वपूर्ण, जो कि नई कहानी आंदोलन के विकास में इस पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अगर इनकी अन्य कृतियों की चर्चा करें तो वो है, एक है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। और एक है अन्य है कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह एक कविता के जो नए प्रतिमान है उसी में नामवर सिंह ने सबसे पहले अंधेरे में जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की, उसकी समीक्षा की थी। और यहीं से जो अंधेरे में कविता की जो समीक्षा है उसकी जो आलोचना या समीक्षा की जो मार्ग है वो खुल गया था अंधेरे में। और ये नई प्रतिमानों के जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध। कविता के नए प्रतिमान के जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध। दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र यादव। इन नई कहानी आंदोलन की जो तिरई है उसके हैं, उनमें तीनों में से एक है। इन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी थी, इन्होंने हंस पत्रिका है उसका जो संपादन है उसका कार्य किया था। इसके अलावा इनकी एक प्रमुख आत्मकथ्य पुस्तक है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यही। और टूटना है वो इनकी प्रमुख कहानी है। इसके अलावा इनकी प्रमुख कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। देवी शंकर अवस्थी और भैरव प्रसाद गुप्त, इसका जो आंसर है वो है देवी शंकर अवस्थी। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है भैरव प्रसाद गुप्त, तो भैरव प्रसाद गुप्त ने वो जो नई कहानी आंदोलन है उनके जो विकास है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1956 में नई 18 जो नई कहानी है उसमें कई जो लेखक हैं उनकी कहानियों का जो संपादक है उसका कार्य किया था और उसको उन्होंने दिया था नई कहानी नाम 1956 में, जिसमें जो विभिन्न जो लेखक हैं उनकी कहानियों को है वो संपादक और प्रकाशित का कार्य किया गया। इसके अलावा इनका जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी कहानी और नई कहानी पत्रिका पर। इन्होंने कहानी और नई पत्रिका का भी संपादन किया था, कहानी और नई पत्रिका का संपादन, जिसने कि नई कहानी आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इसके अलावा कई लोगों का मत है जो नई कहानी जो नाम है वो किसने दिया था, तो सबसे पहले सामान्यतः माना जाता है कि जो नई कहानी नाम है वो दुष्यंत कुमार ने दिया था। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि ये जो नाम है वो नामवर सिंह के द्वारा भी आता है। तो दुष्यंत कुमार और नामवर सिंह दो का उल्लेख आता है, दुष्यंत कुमार और नामवर सिंह। इस तरीके से नई कहानी आंदोलन के जो विकास है उसमें भैरव प्रसाद गुप्त है उसका उनका है वह महत्वपूर्ण योगदान है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपरोक्त कथन है वो किस कहानी से उद्धृत है? तो जो अब पहला ऑप्शन अपना अपना भाग्य, तो जो अपना अपना भाग्य है वो जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी है, जिसमें जो एक 10 वर्षीय जो अनाथ बच्चा है उसके जो माध्यम से इसकी जो मार्मिक कहानी है उसको चित्रित किया गया है। और इसमें जो नैनीताल की जो पृष्ठभूमि है उसको अपनाया गया है, पहाड़ी जो पृष्ठभूमि है नैनीताल। गैग्रीन है वो अज्ञा की कहानी है, उसमें इसका उल्लेख नहीं आता है। राजा निर्वंशिया में भी उल्लेख नहीं है। यह जो पिता कहानी है उसमें उल्लेख आता है। तो जो पिता जो कहानी है अगर उसके बारे में हम चर्चा करें तो ये ज्ञान रंजन द्वारा रचित है। और इसमें सुधीर
और उसके पिता के माध्यम से जो पीढ़ी संघर्ष है उसको चित्रित किया गया है। और जो सुधीर के जो पिता हैं वो जीवन भर सिर्फ दो ही पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वो है श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस। एक प्रश्न भी आ सकता है, वो जीवन भर बस सिर्फ दो ही पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वो गीता और रामचरितमानस। गीता और रामचरितमानस। इस तरीके से इसका जो आंसर है उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। चुराए बैठा है और वे इस प्रतिष्ठा के आगे कि कभी बहुत मजबूर और कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। भुगत भी रहा है। उपरोक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? वो है पिता कहानी से है। इसका जो आंसर होगा वो होगा पिता। अगला प्रश्न है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो जाते हैं? तो ये जो उल्लेख है वो है चीफ की दावत कहानी का। जो कि 20वें सानी की कहानी है। जो कि 20वें सानी की कहानी है। तो उनके जो सामनाथ है का जो चीफ या जो बॉस होता है वो होता है अमेरिकी एक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामनाथ का जो चीफ है वो एक अमेरिकी बॉस होता है। वो माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? तो वो कसीदकारी है, वो नहीं है। चिकनकारी भी नहीं, जरदोजी भी नहीं, वो है फुलकारी। तो जो सामनाथ के जो बॉस या जो चीफ होते हैं, जब वो सामनाथ की जो माँ है उनसे मिलते हैं ना, तो वो उनके हाथों की फुलकारी है उसको बनाने के लिए जिद करते हैं और उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और उसी को बनवाने की वो है डिमांड है वो करते हैं सामनाथ के चीफ। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत है वो तीसरी कसम कहानी में? तो तीसरी कसम है वो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानी है और इसका जो कहानी संग्रह वो है ठुमरी। इस कहानी में वो आंचलिकता का जो पुट है वो भरपूर नजर आएगा और ये एक आंचलिक कहानी के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो गीत हैं उनका उल्लेख आता है। तो नान तो ये जो पहला गीत है, नानहू तूतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, ये है वो तीसरी कसम कहानी का गीत नहीं है। जय मैया सरस्वती अर्जी करत मानी हमरा पर हुकू है सहाई है मैया हमरा पर हुकू सहाई, यह है इस कहानी में। ये दोनों भी इस कहानी में है। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 51 का ए। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इंस्पेक्टर जो माता दीन जो चांद है वो हरिशंकर परसाई की जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो कहानी है वो व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इस पर जो इंस्पेक्टर जो माता दीन होते हैं उनको शॉर्टकट में बोलते हैं एमडी साहब, माता दीन साहब, एमडी साहब। तो उनके संदर्भ में विचार कीजिए। तो माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो माता दीन होते हैं वो चांद पर फरार अपराधी को नहीं बल्कि जो भारत सरकार के अंतर्गत जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसके अंतर्गत वो गए थे। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान। आदान प्रदान है उसके अंतर्गत वो गए थे। फिर है माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का, बिल्कुल जो माता दीन के जो बड़े अफसर होते हैं वो चांद से एड़ी चमकाने का जो पत्थर लाने का उसका जो आदेश है वो प्राप्त हुआ था और उसको इस काम को बखूबी अंदाज वो अंजाम है वो भी देते हैं। तो जब माता दीन जब चांद से लौट कर आते हैं तो वो उसको लेके भी आते हैं। फिर है माता दीन ने कहा कि हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा, बिल्कुल सही है ये। जब चांद सरकार उनसे कहती कि आप वापस, आप चांद सरकार पर तो राम राज्य ले आए हैं,
अब वापस आप धरती पर चले जाइए तो तब वो वापस बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं, हमारा सिद्धांत है कि हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, ये ठीक है। फिर है माता दीन ने जो चांद की जो पुलिस की जो तनख्वाह है वो 3 गुना कर दी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो तनख्वाह है वो 3 गुना ना कम 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 करके, बढ़ा के ना करके उन्होंने कम कर दी थी। उनका तर्क था कि अगर इनकी सैलरी अगर कम कर दी जाएगी तो इनमें चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी और ये अपना जो काम है वो सही तरीके से करेंगे। ये माता दीन का स्पेशल तर्क था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो गलत होगा। तो इस तरीके से इसके जो आंसर होंगे वो होगा बी, सी और डी। बी। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो जो अपना अपना भाग्य, अपना अपना जो भाग्य वो जैनेन्द्र की प्रमुख कहानी है। पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अपना अपना जो भाग्य कहानी है उसका जो कथ्य है वो एक जो अनाथ बालक है उसकी जो समस्या है वो बाद में वो सर्दी से तड़प के उसको कंबल वगैरह नहीं मिलता है, उसके कारण उसकी जो मृत्यु है वो भी हो जाती है, उस पर आधारित है। इसमें शादी जो मध्य वर्ग होता है उसकी जो संवेदनहीनता है उसको भी चित्रित किया गया है, जैनेन्द्र की कहानी है। तो ये तो नहीं है पति से बिछड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में। फिर है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। एक टोकरी भर कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि उसमें जो बुजुर्ग जो विधवा जो महिला होती है वो जमींदार से जो आती है वो उसको जिक्र करती है और उसी पर एक कहानी है वो आधारित और एक शुरुआती कहानी है और एक आदर्शवादी कहानी है माधवराव सप्रे की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुलाई वाली कहानी है वो पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। तो दुलाई वाली जो कहानी है उसकी जो लेखक वो है राजेंद्र वाला घोष, और जो कि बंग महिला छदम नाम से कहानी लिखती थी। ये जो दुलाई वाला जो कहानी है ये हास्य व्यंग कहानी तो है ही, इसके साथ ही इसमें जो पर्दा प्रथा की जो विसंगति है उस पर भी आधारित है। उसका कारण है कि इसमें जो बंशीधर और नंद किशोर दो जो मित्र होते हैं उस पर एक कहानी आधारित है। तो नंद किशोर की जो पत्नी होती है वो पूरी कहानी में जो पर्दा है उसका पालन करती है, दुलाई वाली उसी। तो इस तरीके से जो पर्दा प्रथा की जो विसंगति है वो तत्कालीन समाज पर उस पर यह आधारित है या उसको यह व्यक्त करती है, ये वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी है वो गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें जो खोखली जो देशभक्ति है उस पर व्यंग किया गया और साथ ही जो मानवतावाद है उस कहानी मानवतावाद है उसको इस कहानी में चित्रित किया गया राही के माध्यम से। और इस कहानी की जो प्रमुख जो पात्र है वो एक तो है राही जो मंगरोड़ जाति की है, एक है सुनीता। तो जो इसका जो ऑप्शन है ये तो गलती है। फिर कानों में कंगना ये राधा रमन प्रसाद की प्रमुख कहानी है। तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है, एक कथन है बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कानों में जो कंगना कहानी है उसमें पात्र होती हैं, एक होती है किरण और एक है नरेंद्र, ये दोनों पति पत्नी है। तो बाद में जो किरण जो नरेंद्र है वो बाद में एक किन्नरी है उससे प्रेम करने लगता है और वो एक वेश्या होती है। तो उसकी जो पत्नी और जो वेश्या के प्रति जो प्रेम की जो टकराहट है उस पर ये भावुकतापूर्ण कहानी है, ये बिल्कुल सही है। किरण और नरेंद्र। और इनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं योगेश्वर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। अब बाकी का जो सेशन है वो कल स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।